ट्वेल्थ एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। अनाउंस हो चुका है कि आपके मई मंथ में पेपर होने हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मंथ में पेपर होने हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि काफ़ी सारे पोर्शन को डिलीट किया गया है। अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन में से कितनी तैयारी करनी है। अब पढ़ाई मुश्किल नहीं है, कम से कम इस साल के लिए तो हरगिज़ मुश्किल नहीं है। आप हर एक चैप्टर में से सिलेक्टेड पोर्शन तैयार करें। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कितना पोर्शन एग्जाम में तैयार करना है, और यकीन मानिए 1 आवर से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा इस पोर्शन को तैयार करने के लिए। आप सबसे पहले कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस टॉपिक को आपने तैयार करना है। मोलर कंडक्टिविटी आप जानते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर आपको इसमें कोलराश लॉ को तैयार करना है, फेराडेज लॉ को तैयार करना है, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं। यही सिलेक्टेड पोर्शन जो मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन टॉपिक में क्या क्या है और आप कितनी जल्दी इस चैप्टर को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप बहुत जल्दी मिनिमम समय में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, और उस वक्त बड़े बड़े किताबों को पढ़ना का समय नहीं रहेगा। आपको मिनिमम में मैक्सिमम करना है। अब क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, देखते रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तरह से कहा जाए वन शॉट का के अंदर ही ये चीज़ आपको बताई जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हमारे पास कंडक्टिविटी, फेराडेज लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, कोलराश लॉ, और उसके अलावा गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, और कुछ डिफरेंट सेल्स भी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बनते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। कंडक्टर, कंडक्टर किसे कहते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, कंडक्टर। जो कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी, कंडक्टर क्या है? सब्सटेंस है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। कंडक्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस क्या है? अमाउंट ऑफ करंट, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास होता है, उसे कंडक्टेंस कहा जाता है। तो बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डेफिनेशन याद रखो। अब है टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। 3 तरह की कंडक्टिविटी होती है, तीनों में बहुत सिलेक्टेड पोर्शन जैसे कि बताने वाला हूँ, उसी को याद रखना। पहले होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कहा जा सकता है, लेकिन हम कंडक्टिविटी के टर्म में बात करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हम कहते हैं आपके पास 1 cc सॉल्यूशन है, आपने सॉल्यूशन लिया 1 cc, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। उस 1 cc सॉल्यूशन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा। कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्मॉल के यानी कप्पा, KAPPA, कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1/r इंटू L/A। R हुआ रेजिस्टेंस, L हुआ लेंथ, A हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L/A को हम सेल कांस्टेंट के नाम से पहचानते हैं। देखिए R क्या है? रेजिस्टेंस, L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया। 1/r को कंडक्टेंस भी कहते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। L/A सेल कांस्टेंट, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/r की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? G, सेल कांस्टेंट की जगह G स्टार, तो K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये एक्सप्रेशन, ये कॉम्पिटिटिव MCQs के अंदर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का है। आप बच्चे इसी फार्मूले को जनरली पढ़ते हैं, वहाँ वो फार्मूला सामने आता है। तभी ये कोई तैयारी डिफ़िकल्ट नहीं होती, बस एक प्रॉपर वे में सही रिलेशन के साथ, सही समय के साथ पढ़ें, चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? आपने एक सेल लिया और उसके अंदर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे वॉल्यूम फिक्स था, यानी सिर्फ 1 cc वॉल्यूम था। यहाँ वॉल्यूम फिक्स नहीं है, आपने सेल लिया, सेल का साइज बढ़ाते जा सकते हैं आप, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो इसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन पे
जैसे आपने 1 मोल उसके अंदर ऐड किया, उसकी मोलैरिटी निकाल ली, ये जो भी उसकी मोलैरिटी आ रही है, किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर देखते हैं तो इसे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कहा जाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं, आप बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं और उस वक्त अगर आप मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं तो इसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। तो किसी गिवन मोलैरिटी पे अगर आपको कंडक्टिविटी दी गई है तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फार्मूला आएगा अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फार्मूला हम पिछले सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको बता चुके हैं, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ते हैं, और इसकी जगह आप शॉर्टकट में सी अल्फा स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से भी आप के की वैल्यू ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना होता है, परसेंटेज बताने के लिए अल्फा इंटू 100, और मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन का फार्मूला कप्पा, दिस इज कप्पा इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अभी बताया था 1000 अपॉन मोलैरिटी। यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट याद रखें। देखिए ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपसे ये कह देंगे भाई कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है, अब ये नहीं बताएंगे कि कौन सी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये आपको नहीं बताएंगे। तो आपको ये बात इनकी यूनिट से पता लगानी है। अगर यूनिट दी गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लेकिन अगर यूनिट दी गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो वो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, याद रखिएगा। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अभी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में बताया था कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 cc, तो जो कंडक्टिविटी वो स्पेसिफिक। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी, और ऐसे ही अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नाम दिया जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों का रेशियो ले लिया तो ये अल्फा आएगा, जैसे भी आपने पीछे किया। डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी जगह क्या थी, मोलैरिटी। तो दोनों फार्मूले एक जैसे से साउंड करते हैं, याद करने में समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यूनिट से याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यूनिट के थ्रू याद रखने की जरूरत होगी। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है, आप उसकी बजाय इसको याद रखें, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है तो एसिडिटी और बेसिसिटी जानने के बाद आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो उससे आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि फटाफट एक ही बार में चीज़ों को करना है, और एक ही बार में चीज़ें कैसे होंगी, जब एक रिलेशन के साथ किया जाएगा। इनके थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से याद करो। हमने पिछले काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पर इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दिए गए हैं। न्यूमेरिकल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहाँ पर आप उन वीडियोस को देख के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझ लें कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या ज़रूरत है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई बताओ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब बराबर होंगे, कब आइडेंटिकल होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, जब एसिडिटी और बेसिसिटी क्या हो जाए 1। जब एसिडिटी और बेसिसिटी, जिसको एन फैक्टर भी कहा जाता है, जब ये 1 हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। एक बात सोचो, मैंने 1 cc सॉल्यूशन लिया, 1 cc। अगर मैं 1 cc सॉल्यूशन लेता हूँ तो उसकी कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब मैंने उस 1 cc के अंदर डाल दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि वॉल्यूम भी 1 cc है, वॉल्यूम 1 cc है तो स्पेसिफिक। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए तो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कब बराबर होंगे, तो आपका जवाब होगा जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 cc सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा
तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बराबर होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, आपके पास ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/r L/A सेल कांस्टेंट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट से याद रखें, यह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ये मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये कप्पा, यहाँ से कप्पा मोलैरिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स की जगह साइमन्स भी लिख सकते हैं हम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/n, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इन दोनों में रिलेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एसिडिटी बेसिड इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, याद रखा आपने। एरिया पाई आर स्क्वायर, कई बार क्या होगा, एरिया डायरेक्ट नहीं दिया गया होगा, उसकी जगह रेडियस होगी, तो रेडियस से आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू दी जाएगी। जो कोलराश लॉ से इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से आप इस वैल्यू को यहाँ पर बता सकते हैं। तो जब भी आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर करना है तो पहले आपने कंडक्टिविटी के इस पोर्शन को अच्छे से कर लेना है। कंडक्टिविटी के पोर्शन के अंदर जो जो बातें बताई हैं, जैसे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब बराबर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कब बराबर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी यूनिट्स क्या हैं, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत होगी, जानिएगा। अगली चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो होता है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ को भी बेकार में लोग हुआ बना देते हैं, जबकि कोलराश लॉ एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो किस तरह से, आप जानते हो ए बी को अगर तोड़ते हो तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फार्मूला लिखना चाहूँ तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए बी, आयनिक, क्योंकि आयन है, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी मैं कह सकता हूँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयन की कंडक्टिविटी का सम होगी। कोई भी सब्सटेंस हो उसके आयन की कंडक्टिविटी का सम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाया जाएगा। तो देखो, टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कोलराश लॉ के अंदर कहा गया। जैसे ये देखो, AlCl3 टूटेगा एल्यूमिनियम +3 3Cl नेगेटिव, यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 3 इंटू आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इसके बराबर रहेगी। फिर आपसे कहते हैं भाई ऐसा करो, एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी इन तीन चीज़ों से पता लगाओ। आपको CH3COK HCl KCl दिया गया है, इन तीनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, और इनकी कंडक्टिविटी से इसकी कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो कैसे करते हैं हम, देखो ध्यान रखो, जिसकी कंडक्टिविटी निकालनी है उसको लिखा, CH3COH की कंडक्टिविटी निकालनी है तो CH3CO और H लिखा। पहले ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट उनमें से किसके अंदर दिया गया है। CH3COO आपको CH3COK में दिया गया है, तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट वाला है पहले उसको लिखा, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COK। फिर राइट हैंड साइड वाला H देखो किस में है, H HCl में है, फिर HCl को लिखा, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। KCl को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, तो माइनस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से कोलराश लॉ को हमें यहाँ पर समझना होगा। कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ आप अगर इंडिविजुअली इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे बहुत जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट वे में बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी और कोलराश लॉ, इनके बारे में। अब इसके बाद की चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्या क्या हमें करना होगा धीरे धीरे। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर
अगला टॉपिक है फेराडेज लॉ। देखिए आपको करना क्या क्या है, इससे ज़्यादा मायने ये भी रखता है कि आपको किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। अभी तक हमने कंडक्टिविटी कोलराश लॉ के बारे में पढ़ लिया था, अब आगे आपको पढ़ना चाहिए फेराडेज लॉ, ताकि आगे के टॉपिक्स में आपको आसानी रहे। फेराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये लॉज हमें दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आपके पास सॉल्ट है, कैटायन एनायन है, कैथोड है, एनोड है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एनायन एनोड पे डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर इनका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इसको बताने के लिए फेराडे का फर्स्ट लॉ दिया गया है। फेराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी उतना ही ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी उतना ही ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, Z आएगा, Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE अलग से नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ECE के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी ऑफ करंट को हम I इंटू टी, I का मतलब करंट इन एम्पियर, T का मतलब टाइम इन सेकेंड। याद रखना, टाइम सेकेंड्स में, करंट एम्पियर में। करंट इन एम्पियर को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मेरे पास करंट है 1 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड, I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, देन M इज इक्वल टू Z। तो अगर मुझे यहाँ से Z को डिफाइन करना हो तो मैं Z को कैसे डिफाइन करूँगा? मैं कहूँगा Z इज इक्वल टू मास व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as amount of a substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second। इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे गौर करते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखो फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल, यहाँ मैं अलग से इसको बताता हूँ, गौर करना। फर्स्ट लॉ के बेसिस पे हमें जिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो किन बातों पे ध्यान देना है, आइए समझते हैं। पहला फार्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, एटॉमिक मास, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन फैक्टर यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है, फेराडे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह Q की जगह करंट और टाइम यानी I इंटू टी। तो अब आप इतना जान लो, अगर आपसे स्टेटमेंट में वेट गिवन है या वेट पूछा गया है तो या तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे या इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा है, Q निकालना है, अगर करंट दिया गया है तो I है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा आप कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं, वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं तो उस क्वांटिटी को मोल कहते हैं। तो वेट और एटॉमिक मास हटा के लिख देते हैं मोल। तो नंबर ऑफ मोल, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन फैक्टर, फेराडे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह I इंटू टी, एन फैक्टर, फेराडे। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर। पिक्चर ये होगी कि अगर वेट निकालना है तो आप इसे कंसिडर करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल आपको दिया गया है या नंबर ऑफ मोल निकालना है तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूले पे ध्यान देंगे। क्यों मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्ज। स्टेटमेंट में कई बार कह देते हैं फाइंड आउट द चार्ज रिक्वायर्ड, अब वो हम समझ ही नहीं पाते कि भाई चार्ज क्या है। तो चार्ज का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नंबर ऑफ कूलम्स कह लो, तो उसका मतलब भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप में से बहुत बार बच्चों की ये शिकायतें होती हैं कि उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। देखिए ध्यान रखो, न्यूमेरिकल कभी भी अपने आप सॉल्व नहीं होंगे, करने पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले फार्मूलों को समझने के लिए समय दो। उन फार्मूलों को अच्छे से समझो कि किस फार्मूले में वेट है, किस फार्मूले में करंट है, किस फार्मूले में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल। जब ये फार्मूले अच्छे से एब्जॉर्व हो जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एन क्या बताया, एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब
जैसे इस रिएक्शन के दौरान ये कहा गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n फैक्टर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान। इस बात को समझने की ज़रूरत होगी। देखो सपोज अब नाउ लेट क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 0.2 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अलग से लिख लो कि भाई क्या क्या गिवन है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बतानी है, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं आपको 0.2। अब मोल और क्वांटिटी ये फार्मूले वेट के, ये फार्मूले मोल के, मोल के साथ क्वांटिटी, मोल के साथ क्वांटिटी, यानी ये फार्मूला चाहिए। नंबर ऑफ मोल गिवन है 0.2, n फैक्टर। कॉपर सल्फेट में आपको पता होगा कॉपर की वैलेंसी +2। अब कॉपर +2 से क्या बनाना है कॉपर, अब खुद देखो कॉपर +2 से कॉपर कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो n फैक्टर कितना हो गया 2। n फैक्टर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, या इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी आप कह सकते हैं। तो n फैक्टर हो गया 2। फैराडे आप जानते ही हैं, तो हम जान लें मोल कितना 0.2, क्वांटिटी निकालनी है n फैक्टर 2 फैराडे, और क्वांटिटी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू फैराडे, यानी 0.4 फैराडे ये आपके पास बनेगा। कूलम से बताने के लिए 0.4 इंटू 96500 फैराडे की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू कूलम्स में आ जाएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत ध्यान से देख लेना, वेट गिवन है, ये क्या गिवन है, उसके विद रेस्पेक्ट आपको इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी, आप बता सकते हो। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे कहा गया फाइंड आउट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट when 5 ampere is passed for 1 minute। अब ध्यान से, अगर खुद अंदाजा लगा सकते हो तो अंदाजा लगाओ। फाइंड आउट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है, वेट निकालना है फ्रॉम कॉपर सल्फेट व्हेन 5 एम्पियर। अब एम्पियर का मतलब करंट, आई की वैल्यू 5 एम्पियर आपको दिया गया, टाइम दिया गया है 1 मिनट, आपके पास टाइम है 1 मिनट। तो ये चीज़ें आपको गिवन है और आपको बताना क्या है, वेट बताना है। अब वेट इधर है, अब करंट है, तो हमारा ये फार्मूला। नाउ वेट आपको निकालना है, एटॉमिक मास कॉपर का होता है 63.5। कोशिश करो कि इस चैप्टर के दौरान कॉपर का एटॉमिक मास, जिंक का एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास याद रखो। कॉपर 63.5, जिंक 65.3, ये 3 एटॉमिक मासेस याद रखने की कोशिश करो। तो कॉपर का एटॉमिक मास आ गया, करंट इन एम्पियर, टाइम। अब टाइम मैंने खास तौर पे कहा था टाइम इन सेकेंड। 1 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, तो टाइम हो गया 60 सेकेंड, एटॉमिक मास हो गया, करंट हो गया। एन फैक्टर कॉपर का भी बताया था 2 होता है, फैराडे 96500। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी देंगे जहां इस तरह के और भी न्यूमेरिकल किए जाएंगे, लेकिन कम से कम साथ के साथ यहाँ पर आप इसको सीख सकते हो। एक और न्यूमेरिकल बताते हैं, फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। आपसे कहा गया कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी है 2 मोल। अब फार्मूला देखो, मोल है तो मोल वालों में से फार्मूला, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी Q। मोल हो गया 2, ठीक है, मोल हो गया 2, क्वांटिटी निकालनी है। एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आएगा, इसका 2 आएगा, 7 और 2 चेंज कितने का हुआ, 5 का। तो एन फैक्टर हो गया 5,
इंटू फेराडे, तो Q इज इक्वल टू 10 फेराडे। कूलम्स में करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे फेराडे की। इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व होके बनेगा। तो ये फेराडेज के न्यूमेरिकल आपने कर लेने हैं। एनसीईआरटी के भी 3-4 न्यूमेरिकल हैं, तो ये सभी न्यूमेरिकल कोशिश करें बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे मैंने बताया है, इसी तरह से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके लिए टॉपिक हरगिज मुश्किल नहीं रहेंगे। ये था हमारा फेराडेज का फर्स्ट लॉ। अब चलो फेराडे के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ दिया जाता है जैसे आपसे कहा गया, भाई एक कंटेनर में एक मेटल है, एक कंटेनर में दूसरा मेटल है। एक कंटेनर में एक मेटल है, एक कंटेनर में दूसरा मेटल है। दोनों में सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। किसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा? पिछले लॉ में यह बताया था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा अमाउंट होगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सेम जा रही है, दो डिफरेंट मेटल हैं, आपको बताना है किसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो हमारा ये लॉ कहता है जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उसी का ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास। इफ सिमिलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ डिफरेंट आयन डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उसी का ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो वेट ऑफ ए इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, वेट ऑफ बी इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। इक्विवेलेंट मास को मैं एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर से निकालता हूं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए की जगह लिख दूंगा एटॉमिक मास ऑफ ए एन फैक्टर ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी की जगह एटॉमिक मास ऑफ बी एन फैक्टर ऑफ बी। इस तरह से बात यहां पर बन जाएगी। ये मैं यहां पर कह सकता हूं, ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ये कहा गया कि भाई एक आपके पास AgNO3 है, एक में आपके पास कॉपर सल्फेट है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इसका 1.078 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? दो अलग अलग सेल में इन दोनों को लिया गया, इसका इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, बताओ कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप कैसे करेंगे? इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे फार्मूला लिखेंगे, ऐसे, यानी जो मैंने अभी बताया वेट ऑफ ए। अब वेट ऑफ ए की जगह आप क्या मान सकते हैं? वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, एटॉमिक मास ऑफ ए, यानी एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास ऑफ बी यानी एटॉमिक मास ऑफ कॉपर और एन फैक्टर ऑफ कॉपर। वेट ऑफ सिल्वर 1.078, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 107.8, एन फैक्टर सिल्वर का 1, और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मैंने कहा 63.5, एन फैक्टर 2। बस यहां से कैलकुलेशन कर लें। ये कैलकुलेशन के बाद आपका जवाब आ जाएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, आसानी से होते हैं, थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, ज़रूर ये आपसे सॉल्व हो पाएंगे, इनको भूलिएगा नहीं। अगला टॉपिक है इसमें गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी का। गिब्स एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन है एनर्जी का वो हिस्सा जो कुछ यूजफुल वर्क डन करने के काम आता है उसे गिब्स एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का वो हिस्सा जो वर्क डन करने के काम आता है उसे गिब्स एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन यूजफुल। माइनस का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहते हैं डेल्टा जी निकालना है या वर्क डन निकालना है, तो आप समझ जाओ कि भाई इसमें से ही आपको कोई चीज़ यहाँ पर बतानी होगी। नाउ न्यूमेरिकल्स में आपने फार्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, ये फार्मूला यूज करना है। E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये E नॉट सेल होता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, ये सेल दी गई है। अगर आप कैथोड एनोड नहीं जानते तो मैं आगे आने वाले टॉपिक में बताने वाला हूं। सेल दी गई है, राइट हैंड साइड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एनोड। तो कैथोड कौन हुआ? कॉपर। एनोड कौन हुआ? जिंक। कॉपर का पोटेंशियल 0.34 दिया गया होगा आपको, जिंक का पोटेंशियल -0.76। इस तरह से E नॉट आ गया 1.10। तो E नॉट सेल
ये हमें निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो मैंने आपको बताया कैथोड माइनस एनोड, कैथोड आपके पास, एनोड आपके पास, वैल्यू गिवन होगी। तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, फेराडे हो गया 96500, एन फैक्टर, जिंक से जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या कॉपर में देख लो, किसी एक में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 का। एन फैक्टर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, आपका न्यूमेरिकल यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जवाब दे सकते हो। डेल्टा जी आपके पास जूल पर मोल के अंदर इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखो मैंने अभी मैं आपको ये बताया कि फैराडेज लॉ में किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल करने हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दोनों लॉज आपको बताए। उसके अलावा डेल्टा जी के न्यूमेरिकल में यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है ये बताया गया इस वीडियो के अंदर। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपको हम बता चुके थे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। फैराडेज लॉ करने के बाद अब अगली चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आपको पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और उसकी टाइप के बारे में पता हो। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसे रिडक्शन कहा जाता है। और अगर कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही हो तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह की, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो तो उसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग कंटेनर में हो रही है तो उसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक ही सीक्वेंस में इनको याद कर लेना आपके लिए आसान रहेगा। फर्दर एक बात पे गौर कीजिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर कभी पहचानना होगा कौन कैथोड कौन एनोड, तो आप साइन के ज़रिए नहीं, आप उस पर होने वाले प्रोसेस के ज़रिए उसको पहचानेंगे कि उस पर आखिर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, या दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड, जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसकी उस टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। ई ऑक्सीडेशन या ई नॉट ऑक्सीडेशन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक सिंबल की बात है, ई नॉट ए ओब्लिक ए पॉजिटिव, यानी लेफ्ट टू राइट देखो क्या मालूम पड़ेगा, ए ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, देखते ही मालूम पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, +1 से +2, +1 से +2। ये ध्यान से कि जब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखेगा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट टू राइट मूव करें। अगर चार्ज पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ रहा है वो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाया जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रोड्स में से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ई रिडक्शन, नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन। रिप्रेजेंटेशन में याद रखो, अगर लेफ्ट टू राइट जाने में आप नेगेटिव की तरफ चार्ज को बढ़ा रहे हो, स्केल मान लो 0 सेंटर में होता है, इधर नेगेटिव बढ़ता है इधर पॉजिटिव बढ़ता है। अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, जैसे 0 से -1, +1 से 0, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। तो अब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं ये भी हम बता चुके हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं कहता हूँ कि भाई जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, बताओ उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76 वोल्ट। तो जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसके ऑपोजिट साइन के साथ रिडक्शन पोटेंशियल। और हमारे जितने भी फार्मूले इस चैप्टर के डिज़ाइन किए गए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान आप जब जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे और उसकी प्रेजेंस में ही आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के बिना बड़ी बड़ी बातें सॉल्व नहीं हो सकती। तो बहुत ज़रूरी है इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना और इसके विद रिस्पेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, किस तरह से है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो ध्यान रखें, अरेंजमेंट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए मैं इसको आपको अलग से इसको बना के दिखाता हूं कि आखिर इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये एक कंटेनर, यहां है दूसरा कंटेनर, ये दो कंटेनर हमारे पास हैं। एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड होगा और दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग वेसल में होंगी, तो दो अलग अलग वेसल। लेट ये है कॉपर, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। लेट ये है जिंक, सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। ये सॉल्यूशन है 1 मोल। इसमें लिक्विड जिंक सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट। इन दोनों को हमने कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट किया, दोनों को कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट किया। अब देखिए क्या होगा, यहां बीच में एक हमने यू शेप्ड ग्लास ट्यूब को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। इसमें कैटायन एनायन लाइक के पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, पोटेशियम नाइट्रेट या कोई भी कैटायन एनायन, अमोनियम नाइट्रेट, कुछ भी कैटायन एनायन होते हैं, इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। इस अरेंजमेंट को हम थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जिंक रॉड का साइज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी जिंक रॉड, इसका साइज धीरे धीरे कम होता चला जाता है और कॉपर रॉड के ऊपर रेड कलर डिपॉजिट होता चला जाता है। जब हम इसको थोड़ी देर तक पड़ा रहने देते हैं तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? कारण देखो क्या है, ये जिंक है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन को ऑक्यूपाई करता है। यानी इस जिंक ने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, इधर को चले और जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया। तो जिंक रॉड मेल्ट होने का कारण हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। ये इलेक्ट्रॉन वहाँ चले, कॉपर पे पहुँचे, सॉल्यूशन में थे कॉपर आयन सल्फेट आयन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और कॉपर की फॉर्म में रेड कलर का कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है और यहाँ कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट, प्रोसेस होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर आयन वहाँ जाएंगे, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में बचे रह जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस अपने आप हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को माना जाएगा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपने आप चलता जा रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसको कहा जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीडेशन, और मैंने अभी बताया था जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ एनोड। क्योंकि यहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहे हैं तो उस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन जहाँ होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में जहाँ पर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरह की सेल होती हैं जिनको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, जहां चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। आप ध्यान रखिएगा, आप एनोड कैथोड को उनके प्रोसेस से याद रखो कि एनोड वो है जिसपे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है और उस पर चार्ज नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, और कैथोड पे हुआ रिडक्शन, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताइए, एनोड टू कैथोड। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, यानी कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो बनेगा, ये याद रख सकते हो। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अब जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर ये रोक लेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, करंट नहीं आएगा, सेल काम नहीं करेगी। बाय चांस इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो वहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। यानी इनमें चार्जेस बढ़ेंगे, और चार्जेस बढ़ने से ये होगा कि सेल काम करना बंद करेगी, सेल काम नहीं करेगी। तो आप चाहते हैं सेल काम करे, चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। चार्जेस न्यूट्रलाइज कैसे होंगे, सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज में जो भी कंपोनेंट लिए हैं वो इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और इनके न्यूट्रलाइजेशन होने से ये सेल काम करना शुरू करेगी, सेल में यहाँ पर काम होना शुरू होगा। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी फंक्शनिंग को देखा। अब देखो रिएक्शन मैंने क्या बताई, एक जगह रिएक्शन हो रही है, जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और एक जगह मैंने बताया था कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट, अगर यहाँ सपोज एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर कर देते। जिंक कॉपर, जिंक आयन कॉपर, ये हो गई हमारे पास सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से बनेगी, ये सेल रिएक्शन यहाँ होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेल रिएक्शन यहाँ पर होगी। पर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, हमने देखा पर रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो n फैक्टर 2 कहलाया जाएगा, n फैक्टर 2 बनता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग को पढ़ते हैं, उसकी रिएक्शन को लिखना जानते हैं, रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगी। अब ज़रा इस सेल को रिप्रेजेंट करना और सीख लें कि आखिर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो भी सीख, क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल में सेल ड्रॉ की जाए पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना होगा। वो रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखो, सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल ऑफ एनोड, एनोड का मेटल, फिर लिखते हैं मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, एनोडिक सॉल्यूशन का मेटल आयन, ब्रैकेट में लिखते हैं कंसंट्रेशन, उसकी जो भी कंसंट्रेशन, फिर डबल बार, डबल बार का मतलब एक ये यानी सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखते हैं मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, और फिर लिखते हैं कंसंट्रेशन, और लास्ट में मेटल ऑफ कैथोड। इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो मेटल ऑफ एनोड, एनोड का मेटल कौन है, जिंक सॉलिड, फिर मेटल आयन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, मेटल आयन का मतलब कैटायन, कैटायन कौन है, जिंक आयन, सॉल्यूशन है तो एक्वस, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, फिर मेटल आयन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, इसमें मेटल आयन है कॉपर आयन, और कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन है आपको। मेटल ऑफ कैथोड, कैथोड किसका बना है, कॉपर का। इस तरह से आप सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे, सेल को ऐसे यहाँ पर बताया जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सेल को देख के रिएक्शन कैसे बनाते हैं, सेल को देख के रिएक्शन कैसे, लेफ्ट टू राइट, यानी जिंक गिव्स यू जिंक प्लस 2, जिंक गिव्स यू जिंक प्लस 2, और ये कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 0 से +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लेफ्ट टू राइट,
कॉपर प्लस 2, लेफ्ट में कॉपर प्लस 2 है ना, कॉपर प्लस 2 गिव्स यू कॉपर, गिव्स यू कॉपर। और प्लस 2 से कॉपर कब मिलेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, बस दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ये कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से जिंक कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 और ये कॉपर, ये हमारे पास बनके तैयार हो रहा है। जो भी आयन हो उसके आगे एक्वस लिख दें, जो भी मेटल है उसके आगे सॉलिड लिख दें। इस तरह से आप पूरी अच्छी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट, NFE नॉट। अच्छा बताओ, बताया था N क्या होता है, N फैक्टर, N फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन कितने हैं, 2। फैराडे 96500। ई नॉट सेल क्या होता है, दिस इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा, राइट हैंड साइड वाला यानी कॉपर, एनोड कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जिंक। अगर ये वैल्यू पता हो तो बहुत आसानी से हम डेल्टा जी की वैल्यू को यहां पर सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कंप्लीट रही इंफॉर्मेशन, अच्छे से याद करना होगा इसको आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर अब अगले टॉपिक हैं आपके EMF सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज, नर्नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए सबसे पहले EMF सीरीज का मीनिंग जान लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता ही दिया था कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं, आप देख सकते हैं वो सीरीज है। सबसे पहले लिथियम जिसका पोटेंशियल सबसे कम है, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन एटसेट्रा। तो जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया जाता है तो इसे हम EMF सीरीज के नाम से पहचानते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। आपको ये एलिमेंट याद करने हैं, ये एलिमेंट किस तरह से डिफरेंट सीरीज में अरेंज हैं, ये आपको याद करना है। अब एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज की जहाँ तक बात है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखेंगे हमारे इस चैप्टर के सभी फार्मूले रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आपको जब भी पोटेंशियल लेना है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए फ्लोरीन और लिथियम कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और वो किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का। क्वेश्चन पूछा सिल्वर और फ्लोरीन कौन है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर हम देख सकते हैं, फ्लोरीन हम देख सकते हैं, तो कौन हुआ, फ्लोरीन। आपसे पूछा सिल्वर और जिंक कौन है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है यानी जिंक, आपका सिल्वर, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये एस ब्लॉक का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज लिथियम बिकॉज ऑफ लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात को याद रखिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, याद हो लोअर क्लासेस में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा करते थे, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और कॉपर। आपसे पूछा जिंक और कॉपर कौन है ज़्यादा रिएक्टिव, तो जवाब क्या होगा, जिंक, जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव। कॉपर और सिल्वर कौन है ज़्यादा रिएक्टिव, तो जिसका पोटेंशियल कम है, कम किसका है, कॉपर का, कॉपर हुआ ज़्यादा रिएक्टिव। तो इस तरह से रिएक्टिविटी में अरेंज करना हो, रिड्यूसिंग नेचर में जानना हो, हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन इस सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन। स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन में देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपसे ये कहा गया कि भाई आपके पास जिंक का वेसल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या हम जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट, अब एक कॉमन सी बात ध्यान रखिएगा, अगर वेसल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो हम स्टोर कर पाएंगे। तो स्टोरेज की कंडीशन है कि रिएक्शन ना हो। अब ई नॉट सेल,
ई नॉट सेल बताया था आपको, कैथोड माइनस एनोड। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल, नो स्टोरेज इज पॉसिबल। तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है तो स्टोरेज नहीं है, और ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव है तो स्टोरेज है। अब कैथोड माइनस एनोड में कई बार गलती हो जाती है, आप सॉल्यूशन माइनस वेसल कर लो। आप देख पाओगे सॉल्यूशन किस चीज़ का है, कॉपर का, यानी ई नॉट कॉपर, वेसल किसका है, जिंक का, कॉपर माइनस जिंक। कॉपर का पोटेंशियल 0.34, जिंक का -0.76 यानी 1.10 वोल्ट। कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस, स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल, यहाँ स्टोरेज नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यही कहते हैं कि भाई जिंक नहीं, सिल्वर का वेसल है, सिल्वर का, क्या हम कॉपर सल्फेट को सिल्वर वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सिल्वर। तो सॉल्यूशन माइनस वेसल, सॉल्यूशन कॉपर का है और वेसल सिल्वर का। कॉपर का पोटेंशियल 0.34 और सिल्वर का 0.80। हम देख सकते हैं जवाब नेगेटिव में आएगा, और जवाब अगर नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो स्टोरेज पॉसिबल हो पाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां स्टोरेज के बारे में पूछा गया है, कोई समस्या है ही नहीं, तुरंत की तुरंत जवाब आप जान सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन, अब नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा नर्नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, डेरिवेशन नहीं है। इक्वेशन ध्यान रखें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई नॉट सेल का मतलब हुआ कैथोड माइनस एनोड। आप चाहो तो इसको कैथोड माइनस एनोड, मैं यहाँ पहले ही इसको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख देता हूँ, जिससे बाद में आपको समस्या नहीं रहेगी। सो दिस इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमने यहाँ पर लिखा। और ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमारे पास ये फार्मूला है, एन है आपका एन फैक्टर, सिखा चुका हूँ एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमें वैल्यू यहाँ पर चाहिए। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। लेट आपको दिया गया है जिंक सॉलिड, जिंक प्लस 2 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 0.01 मोलर, और ये है कॉपर सॉलिड। आपको ये कोई सेल दी गई है, आपको इसकी ईएमएफ ई सेल कैलकुलेट करना है, आपको ये सेल दी गई है। ध्यान से देख लो, एक ही एग्जाम्पल में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से सीखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन मैंने लिखनी सिखाई थी आपको लेफ्ट राइट, यानी जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक प्लस 2, और ये कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जिंक से जिंक प्लस 2 तो ही बनेगा। लेफ्ट राइट, कॉपर प्लस 2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर सॉलिड, ये है। इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, अगर कम ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज ये 1 होते, ये 2 होते, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन आ गई। जिंक सॉलिड, आयन के आगे हमेशा एक्वस लिख देना चाहिए, और ये जिंक प्लस 2 एक्वस, और ये है कॉपर सॉलिड, ये बन गई आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन बन गई। अब आसानी के लिए क्या करो, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, कोई भी सॉलिड अगर दिखे उसे पहले ही हटा दो, कोई भी सॉलिड दिखे उसको पहले ही हटा दो। अब इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में है जिंक आयन कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट 1 ये लिखा। कैथोड एनोड कौन? राइट हैंड साइड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एनोड। तो मैं कैथोड की जगह यहां लिख सकता हूं कॉपर और एनोड की जगह लिख सकता हूं मैं जिंक। मैंने ये लिखा एन क्या है? एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन। अब पर रिएक्शन हम देख सकते हैं यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो पर रिएक्शन यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2, तो पर रिएक्शन हमारे पास एन फैक्टर 2 हो गया। अब आपने यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है। जिंक आयन कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.1 मोलर, कॉपर आयन कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.01 मोलर। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। कॉपर का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, तभी मैंने आपको याद करने को कहा, नहीं तो आपको दिया भी जाएगा एग्जाम में। और ये आपके पास 0.34 कॉपर का, जिंक का -0.0591/2 लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन ये आ गई 0.1, कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.01। पॉइंट हटाया लॉग 10 बचेगा और ये हम कहेंगे 1.10 0.0591/2 लॉग 10। लॉग 10 1 होता है, तो ये सॉल्व करके 1.10 माइनस 0.0591 0.0591/2 लॉग 10 1, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा। इस तरह से हमें नर्नस्ट इक्वेशन में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी और बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये तो बात रही नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल की। मैं इसमें एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको और करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा पक्का हो जाइए। लेट आपको सेल दी गई है क्रोमियम +3 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Fe+2 0.01 मोलर और ये है आयरन ई दिया गया। न्यूट्रल के आगे अपने आप सॉलिड लगा लें, आयन के आगे एक्वस लगा लें। सबसे पहले रिएक्शन लेफ्ट राइट जो सिखाया था अभी, यानी क्रोमियम गिव्स यू क्रोमियम +3। अब क्रोमियम से क्रोमियम +3 कब बनेगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। Fe+2, अगर आपके पास Fe+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और Fe सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए, इसको कैंसिल आउट किया। सो ट्वाइस क्रोमियम सॉलिड, थ्राइस Fe+2 एक्वस, ट्वाइस क्रोमियम +3 एक्वस, थ्राइस आयरन सॉलिड। इस तरह से आएगी रिएक्शन। सॉलिड को कैंसिल आउट कर दो पहले ही। अब ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है? आयरन, तो E0 आयरन माइनस E0 क्रोमियम 0.0591 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर बताया था पर रिएक्शन 6 इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट में क्रोमियम है, रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट बच्चे भूल जाते हैं, आप ना भूलें, अपॉन रिएक्टेंट यानी Fe+2 पावर 3, ये आ गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर -0.45 और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर -0.75। इस तरह से -0.0591/6 लॉग क्रोमियम कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि पावर 2 है तो 0.1 इंटू 0.1। आयरन की कंसंट्रेशन 0.01, तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। बस अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 10⁴ आपके पास आएगा और इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आप समझ पाओगे कि ये रहेगा आपका पूरा सॉल्व करके log 10⁴। और जब log की सॉल्व करते हैं तो पावर आगे आ जाती हैं, यानी ये log 10⁴ सॉल्व करके बनेगा 4 log 10 1 होता है। तो बस आपने इसको सॉल्व करना है, ये 4 है 0.0591/6, इसको सॉल्व कर लें, जवाब आएगा 0.2606 वोल्ट। ये आपका जवाब
यहाँ पर बनेगी। तो नर्नस्ट इक्वेशन के ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आइडेंटिकल वे में, जैसा कि मैंने बताया, आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के अंदर 4 क्वेश्चन गिवन हैं। एनसीईआरटी बुक में 4 क्वेश्चन हैं, उन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, हमारा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे जहां पर आप इनकी और प्रैक्टिस के लायक वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें फर्दर हमने एमसीक्यूज़ लेवल के लिए, जो बच्चा एमसीक्यूज़ की तैयारी करना चाहे उसके लिए बताया गया है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बताया गया है। और जहाँ तक सेल की बात है तो मैं कहूँगा फ्यूल सेल इस चैप्टर में से ज़रूर, फ्यूल सेल की रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, उसको याद कर लेना है। लेड सेल के बारे में आपने चार्जिंग और रिचार्जिंग की रिएक्शन याद कर लेनी है। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा, इन पॉइंट्स को याद रखना। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर फिनिश होता है। जैसे बताया उसी तरह से इसको याद कीजिए, आसानी से तैयारी होती जाएगी। ऑल द बेस्ट।